वेलकम टू द मॉपकास्ट शो। आज हमारे साथ हैं नीतीश। नीतीश जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, केंद्र विद्यालय से पढ़े हैं और जो एक आर्मी ब्रेट हैं और लखनऊ से इन्होंने की है इंजीनियरिंग। तो आज ये अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएंगे कहाँ से इंजीनियरिंग की है, और हम डिस्कस करेंगे आज के उसमें कॉलेज की फैकल्टी, फीस, प्लेसमेंट और कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, एडमिशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। नीतीश, अपने बारे में बताओ थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट्स। मेरा नाम नीतीश है और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय और एपीएस से करी है। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में स्कूलिंग करी है। अगर मैं बताऊँ, जैसे मैं आर्मी प्रेट हूँ, तो वो जहाँ जहाँ पापा की पोस्टिंग थी वहाँ वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी है। तो मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग मैंने जो पीक स्कूलिंग होती है, मींस क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक, वो उस समय मैं पंजाब में था। पंजाब में केवी फरीदकोट में। अच्छा। हाँ, उस समय जब मैं था वहाँ पे तो काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे सीखा। और आज भी मतलब वहाँ का सीखा हुआ मुझे पंजाबी इतनी अच्छी आती है कि कोई अगर मुझे मुझसे बात करे पंजाबी में तो वो ये नहीं जज कर पाता कि मेरी मदर टंग क्या है। और स्टिल अभी भी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं पंजाब से हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मैंने कोलकाता में करी, मैंने जोशीमठ में करी कुछ महीने। उसके बाद मैंने लेखा पानी असम में, सेकेंड लास्ट रेलवे स्टेशन है। अच्छा। डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन लास्ट है जहाँ ट्रेन जाती है, उससे जस्ट पहले एक स्टेशन है लेखा पानी, वहाँ भी करी मैंने। और उसके बाद मैंने सागर में भी करी। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। उसके बाद फाइनली जब मैंने स्कूलिंग करने के बाद फिर मेरा बीटेक का ख्याल आया। उससे पहले तो जैसे मैं आर्मी बैकग्राउंड से था, तो कहीं ना कहीं आर्मी ब्रेड के उससे एनडीए था ही। और जब एनडीए नहीं निकल पाया या नहीं हो पाया, तो उसके बाद फिर मन में आया कि दूसरा क्या वे है। तो उसमें फिर एक सिंपल वे दिख रहा था कि डायरेक्ट एसएसबी, जो कि हमें टेक्निकल एंट्री मिलती है टीएस के थ्रू डायरेक्ट। टीजीसी के थ्रू जो मिलती है। तो वो टेक्निकल एंट्री दिख रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा फिर बीटेक करनी है। अब उसमें भी फिर हमें स्ट्रीम पे आई बात कि बीटेक में भी अब क्या करना है। और उसमें जैसे उस समय 2018 में मैंने स्टार्ट करी थी बीटेक और 2022 में पास आउट हूँ। तो 2018 में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था जो सीएससी का था। और सीएससी हो गया, आईटी हो गया और ईसी हो गया, तो ये सब था। तो उस समय भी काफ़ी डिफिकल्ट था कि मतलब क्या चूज़ करें स्ट्रीम को लेके। बट फिर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो चल रहा था कि भाई गवर्नमेंट जॉब या आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी ब्रैड। तो जैसे मैं रहा हूँ उस लाइफस्टाइल में, तो मुझे काफ़ी कुछ पता था आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में, क्या फील्ड वर्क होता है, किस यूनिट का क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एएमसी की बात करूँ, जिससे अभी मेरे पापा पोस्टेड हैं या अभी भी सर्विंग कर रहे हैं, आर्मी मेडिकल कोर। उसके बाद ईएमबी होती है जो बेसिकली मैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल से काम करती है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। एक वो ये 2-3 कोर ब्रांचेस है। रेस्ट इसके जो है आपकी इन्फेंट्री आ जाती है जो बेसिकली फील्ड वर्क ज़्यादा करती है। तो जब फिर मैंने वहाँ पे चूज़ करने की बारी आई, तो फिर मैंने सोचा कि भाई ईएमई में अगर जाना हो या टेक्निकल में कुछ जाना हो, तो मैकेनिकल इज़ फार बेटर देन सीएससी या फिर आईटी। तो वहाँ से फिर मैंने ये ऑप्ट किया कि भाई मैं जो मुझे बीटेक करनी हो फिर मैं मैकेनिकल में करता हूँ। अच्छा, आपका क्लियर था कि पहले से मैकेनिकल क्यों करनी है। हाँ, मैकेनिकल क्यों करनी है, ये नहीं था कि मैं प्राइवेट में जाऊँगा कि मुझे प्लेसमेंट मिले ना मिले। बट ये था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी थी। और रेस्ट अगर रेदर देन मैं आर्मी को भी छोड़ के बात करूँ, तो अगर मैं पीएसयूज़ की बात करूँगा या कोई और सेक्टर की बात करूँगा, तो कोर ब्रांचेस को ज़्यादा हायर करती है रेदर देन वो आईटीसीएस है। तो ये क्लियर था कि मैकेनिकल हमें लेनी है। तो यहाँ से मैंने डिसाइड किया मैकेनिकल लेनी है। और उसके बाद फिर आया कि भाई करनी कहाँ से इंजीनियरिंग। तो उसके बाद जैसे कोलकाता में मैंने पास आउट किया 12th मेरी। उसके बाद मेरे पापा की जो ट्रांसफ़र था वो पापा का जम्मू में हुआ, पुंछ जो अच्छा। जहाँ पे हमारा एयर स्ट्राइक हुआ था। अच्छा, पुंछ। तो उस सेशन में जिस ईयर ये हुआ था एयर स्ट्राइक, उस समय मेरे पापा वहीं पे थे। अच्छा, तो आप लोग भी थे, मतलब तुम्हारी फैमिली सारी। फैमिली नहीं थी वहाँ पे, अलाउड नहीं थी एक्चुअली। कुछ ऐसे आर्मी के पोस्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे फैमिलीज अलाउड नहीं होती है। ओके। तो वहाँ पे क्वार्टर्स थे ही नहीं एक्चुअली लिविंग के लिए। तो वो बस सर्वाइविंग के लिए जो यूनिट्स रहती है, कैंप्स रहते हैं, वही रहते हैं। नॉर्मल जो फैमिली के क्वार्टर्स रहते हैं वो नहीं थे। तो फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ ना जाके वहाँ से जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पापा की पोस्टिंग थी और वहाँ पे कोई क्वार्टर्स नहीं रहे। तो फिर वहाँ से हमने फाइनल किया, हमारा जैसे जो घर बना हुआ है या जो हम रहते हैं वो लखनऊ में रहते हैं। फिर हमने सोचा कि फाइनली अब इधर सेटल कर लेते हैं, कभी ना कभी तो सेटल होना ही है। तो वहाँ पे हमने सेटल किया।
उसके बाद फिर हम सर्च आउट किए कॉलेजेस, तो काफ़ी कुछ मिले। LPU हो गए और आपके थापर हो गए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस थे। और उसके बाद जो JEE दिया था उसका भी वेट था काफ़ी सारे रिजल्ट का, पर JEE नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ, कॉलेजेस वगैरह नहीं मिले। तो फिर वहाँ से जब हमने लखनऊ सर्च आउट किया, या फिर ये वहाँ के आसपास कॉलेजों का सर्च आउट करना था, क्योंकि अब मम्मी थी वहाँ पे, तो मम्मी के साथ ना पापा थे वहाँ पे, और सबसे बड़ा मैं ही था। तो कहीं ना कहीं ये था कि अब न्यू मम्मी वहाँ सेटल हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी देखना था और मुझे अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी थी। तो हमने फिर वही लोकल में, या फिर मैं बोलूँ जहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो लखनऊ से, वहाँ पे कॉलेज सर्च आउट करने शुरू किए। तो काफ़ी भैया लोग थे जो भी सीनियर्स थे, या फिर पापा के फ्रेंड्स लोग थे, उनसे भी बात करी। तो फिर हमने सर्च आउट किया इस तरीके से। कॉलेज फिर हमें मिला था BBD NITM, जो कि लखनऊ में है, फैजाबाद रोड पे। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी लखनऊ के अंदर। BBD बेसिकली जो BBD है उसमें आपके BBD के अंदर 4 कॉलेजेस चलते हैं। अच्छा। हाँ, BBD के अंदर 4 कॉलेजेस चलते हैं। BBD में एक BBD यूनिवर्सिटी है, दूसरा आपका BBD NITM है, जो मैनेजमेंट का करता है शायद वो है NITM, मैनेजमेंट प्लस इंजीनियरिंग। अच्छा, मैनेजमेंट प्लस इंजीनियरिंग। और दूसरा आपका BBD NIIT है। वो किस लिए NIIT? NIIT भी बीटेक की है। अच्छा, उस फिर मैं आपको अभी सब डिटेल करता हूँ। जैसे फिर तीसरा है, इसके बाद है BBD डेंटल, पूरा डेंटल ही केयर करता है। उसके बाद है BBD EC। तो 3 कॉलेज जो है ये हमारे बीटेक के लिए हैं। ऑल तो सारे कोर्स होते हैं, MBA भी होता है, पर मेजरली जो होता है इसमें बीटेक के लिए। और जो BBD यूनिवर्सिटी है उसमें सारे कोर्स होते हैं। यूनिवर्सिटी जो बेसिकली BCom BA नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी उसमें होते हैं। अच्छा। तो ये यूनिवर्सिटी की। अब ये BBD NITM, BBD EC और BBD NIIT, ये जो 3 डिफरेंट कॉलेज हैं, ये AKTU एफिलिएटेड थे। ये APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उससे एफिलिएटेड थे। बाकी जो BBD U और BBD डेंटल थे, उसको BBD अपना खुद से चलाता था। फॉर एग्जांपल जैसे जो एग्जाम कंडक्ट करवाना हो, पेपर चेकिंग हो, तो वो इटसेल्फ BBD में ही होता था। बट जो हमारा एग्जाम्स होते थे, मतलब जो हमारे कॉलेजेस के होते थे, वो दूसरे दूसरे कॉलेजेस में जाते थे सेंटर, जो और AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज थे वहाँ पे। तो ये मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो नहीं बोलूँगा, पर जो यूपी गवर्नमेंट थी उससे कह सकते थे कि कहीं ना कहीं एफिलिएटेड थी, या टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी जो ऑल ओवर यूपी में चलती है, AKTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ऐसा ये कॉलेज का जो था। अच्छा, मतलब इतनी सारी रिसर्च करने के बाद लास्ट में, वैसे जो मैंने देखा है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपने आसपास लोग देखे हैं, वो मैंने ये देखा है यार कि 90% लोग यही होते हैं कि उन्हें ये चाहिए होता है कि कॉलेज उनके स्टेट में मिले, है ना, कॉलेज उनके घर के आसपास हो, है ना। जैसे तुम्हारे पास, जो मेरा मानना है पर्सनली, मेरा ये मानना है कि तुम्हें दूसरे स्टेट में एक्सप्लोर करने चाहिए कॉलेज, अनटिल अनलेस कि तुम्हारी कोई सिचुएशन ऐसी हो। जैसे आपकी सिचुएशन ये थी कि मम्मी के साथ रहना था, है ना, तो वो तो चलो समझ आता है वो चीज़। मगर अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ठीक है सब घर में लोग हैं तुम्हारे देखने वाले, तो तुम्हें दूसरे स्टेट में जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था, मैंने सर्च आउट किए थे, ये आपके LPU हो गए, थापर हो गया, बहुत था कि मुझे जाना है, अदर स्टेट में जाना है। इवन CU जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन फी भी पे कर दी थी। उनका एक फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, तो वो मैंने पे भी कर दी थी, जाना था। बट अनफॉर्चुनेटली वही था कि पापा की पोस्टिंग वहाँ भी, मम्मी अभी रही नहीं रही अकेले, इसकी वजह से फिर मम्मी के साथ ही रहना था इनिशियली। तो फिर जो भी सेटल होता है उसके बाद तो देखते हैं। बट मेरे ड्रॉप भी नहीं लेना था। ड्रॉप भी, क्योंकि उस टाइम फोकस तुम्हारा अलग था ना कि मुझे वो करना है, डिफेंस वाला, है ना। तो एक चीज़ और है, ये थोड़ा सा एजुकेशन से हटके, ये मैं आर्मी से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये होता है ना यार कि जो नॉर्मल किड्स होते हैं जो कि आर्मी ब्रेड नहीं है, उनका तो क्या है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है या किसी सिटी में है, वहीं वो अपनी एजुकेशन चलती है उनकी, वही 20-25 साल से वहीं है, 15-20 साल से, फिर वहीं से कहीं कॉलेज चले गए, फिर जॉब के लिए चले गए। तो जो मुझे बिगेस्ट डिसएडवांटेज लगता है नॉर्मल लोगों का, वो ये लगता है कि वो इधर उधर एक्सप्लोर नहीं कर पाते, है ना। मैं ये बोलने वाला था, हर चीज वही है, जैसा कि हमें नॉर्मली पता ही है कि हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। हाँ, अगर मैं डिसएडवांटेज की पहले बात करूँ कि भाई जो मैंने झेले हैं वो बता देता हूँ कि अभी जैसा आपने बताया कि एक ही जगह पे रहेंगे 20-22 साल रहते हैं, जैसे स्कूलिंग करते करते मिनिमम 18 साल तो हो जाते हैं, और उसी स्कूल से आपकी फिर फ्रेंडशिप जो क्रिएट होती है, और पूरे 18 के 18 साल आप उनके साथ रहते हो, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। नो डाउट मेरे अभी जितने फ्रेंड्स हैं हर जगह के
ऐसा नहीं है कि मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट वही है कि उनके साथ मेमोरीज उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई बात ही है। जितनी 18 साल पे बननी चाहिए थी, वो 2-2.5 साल में जितनी बनी बस उतनी ही है। अब यही है कि जो मेरे को सबसे बड़ा डिमेरिट लगता था कि भाई हर 2 या 3 साल में जो है कि हमें स्कूल चेंज करना है, वहाँ जाके अडेप्ट करना है, वो सिचुएशन, वो क्लाइमेट, वो वेदर जो भी है वहाँ का, वहाँ की वहाँ पे भी हमारा है क्या बोलते हैं, फूड हो गए या फिर जो भी चल रहा है वहाँ का कल्चर, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, वो हमने काफ़ी अच्छे से, मैंने तो काफ़ी अच्छे से अडेप्ट किया। इवन मैं जिस स्टेट में गया, मैं वहाँ पे मैंने ये पॉसिबल बेस्ट कोशिश करी कि मैं उस स्टेट की एटलीस्ट लैंग्वेज तो सीखूँ। हाँ, तो मैंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस, अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं उस समय तो समझ तो जाता था। अगर मैं अभी मैं बात करूँ, जैसे मैं बिनागुड़ी में था, तो बिनागुड़ी आसाम। हाँ, बिनागुड़ी, सिलीगुड़ी, ये उस स्टेट में आता है, डिस्ट्रिक्ट में था। हाँ, नॉर्थ बंगाल में आता है, ये नॉर्थ बंगाल में का पार्ट है। तो सिलीगुड़ी में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता था ये बिनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, बिनागुड़ी, वहाँ पे था। तो वहाँ काफ़ी सारे नेपाली फ्रेंड्स थे, काफ़ी फुटबॉल खेलते थे काफ़ी सारा। तो वहाँ से मेरे को लगा भाई नेपाली तो बहुत ज़्यादा टफ होगी, बहुत ज़्यादा टफ होगी, ऐसा मुझे लगता था। बहुत पहले परसेप्शन था, जब कभी सुनी नहीं थी, कभी कोई टच में नहीं आया था। जब वहाँ गया तो इवन मैं बोल तो नहीं पाता हूँ, 1-2 वर्ड्स जो सीखे हैं उसको ही है, बट हाँ कि अगर कोई बोले तो मैं एटलीस्ट इतना तो समझ जाता हूँ कि हाँ उसको मैं हिंदी में दोबारा रिप्लाई कर पाऊँ। तो ये एक जो बेनिफिट्स कह सकते हो एक्सपोजर के बिहाफ में, ये कह सकते हो कि अगर अलग अलग स्टेट जा रहे हो तो अलग अलग स्टेट में आपको वहाँ की कल्चर, जैसे मैंने बताया, तो डिफरेंट स्पोर्ट्स भी है। अगर मैं एज अ यंग स्टूडेंट या चाइल्ड हम बात करें तो हमें ज़्यादा एक्सपोजर लेना है स्पोर्ट्स पे, ऐसा हमारे माइंड में भी रहता है कि पढ़ाई से ज़्यादा खेल में ध्यान करना है। तो मैं उधर था, पंजाब में था, तो मैंने फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग, सारा कुछ किया। फिर इधर नेपाल, मतलब नेपाल वाले फ्रेंड्स जो बने यहाँ पे, यहाँ पे आए तो यहाँ फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज था। तो इस तरीके से खो खो का भी काफ़ी क्रेज था। खो खो तो इवन ऐसा था कि मैंने कभी खेला नहीं है, बट वहाँ जाके ना जब खो खो खेलते थे ना, इतना इंटरेस्ट लगता था ना कि इवन मैं स्कूल के बाद भी, जैसे 1:40 पे हमारा स्कूल खत्म होता था और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती थी, अच्छा, मैं उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए रुकता था कि इतना अच्छा मुझे मतलब देखने में लगता था खो खो, जिस एंथुसियाज्म से वो खेलते थे। और काफ़ी छोटे छोटे हाइट की होते हैं, जैसे उनकी ब्रीड्स होती हैं, और काफ़ी हाई में जंप करना, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो ये एक थोड़ा जो बेनिफिट्स है वो कह सकते हैं। वो तो ये रहता ही है कि मतलब ना, जैसे तुम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज वो लगता है अडेप्ट करना। मतलब आर्मी वालों के लिए मुझे भी लगता है कि यार बहुत ज़्यादा वो होता होगा, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं आता होगा, क्योंकि तुम नए स्टेट में जा रहे हो, हर 2-3 साल बाद चेंज करते जा रहे हो, नए लोग मिल रहे हैं। धीरे धीरे सपोज करो कि मैंने अडेप्ट किया, सिचुएशन मैंने अडेप्ट करी, फिर मुझे पता चल रहा है कि अभी तो 6-7-8 महीने या 1 साल ही हुए थे अडेप्ट करे हुए, अभी कहीं और जाना है। इसका लाइव एग्जांपल ही मेरे साथ ही है। जब मैं जोशीमठ गया था, जोशीमठ पापा की ट्रांसफर हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, और 3 महीने में पापा के फिर ट्रांसफर हो गए। अच्छा, एक्चुअली पापा 6 महीने थे, लेकिन 3 महीने बाद वो हमें ले गए थे वहाँ पे। तो 3 महीने हम थे वहाँ से, फिर पता चला फिर ट्रांसफर हो गया। तो जोशीमठ एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कोल्ड एरिया है, कोल्ड एरिया वाला है, तो वहाँ तो एडेप्टेशन की वैसे भी जरूरत पड़ती काफ़ी ज़्यादा। और हम पंजाब से उधर जा रहे थे, ऑल्दो टेम्परेचर सही था, नॉर्थ में था, उधर भी वो था, बट स्टिल जोशीमठ था। तो वहाँ 3 महीने गए और 3 महीने में फिर ये तो भाई मतलब एडेप्टेशन वाला ना, मतलब ये अगर मैं लॉन्ग टर्म सोचूं ना, अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं मैं, शॉर्ट टर्म में तो तुम्हें लग रहा होगा चलो ठीक है यार, 1 साल में मेरे को दिक्कत आ रही है यार ये, मगर ये ना तुम्हारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि तुम कहीं भी जाओगे, XYZ कहीं ना कहीं जॉब करोगे, तो तुम हर एक नई जगह को जल्दी अडेप्ट कर पाओगे, क्योंकि तुमने बचपन से देखा। हाँ, वो मिलते। जैसे मैं प्रोफेशनल की बात करूँ तो मेरे डिपार्टमेंट जो है, वो डिपार्टमेंट में अभी भी बंदे ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली तू है कहाँ का। अच्छा, पता नहीं। इवन क्योंकि जो मेरे साथ पंजाबी हैं उनके साथ मैं पंजाबी में बात करता हूँ, इवन कोई मराठी भी है मेरे डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ मैं थोड़ी बहुत मराठी में भी बोल लेता हूँ, और जो वेस्ट बंगाल के हैं उनके साथ मैं बंगला भी बोल लेता हूँ। तो वो ये मुझे पूछते तू है कहाँ का। और जो यूपी साइड के हैं उनसे तो मैं नॉर्मली बात करता हूँ, पूर्वांचली लैंग्वेज जो बेसिकली आती है, पूर्वांचल साइड से मैं हूँ, तो वहाँ वाली लैंग्वेज में ही बोलते हैं, तो बेसिकली पूछते रहते हैं कि तू है कहाँ का। एडवांटेज तो है। तो मैं तो देखा यार, जब मैं गया था पहली बार अपने स्टेट से बाहर निकल के, उत्तराखंड से बाहर निकल के, बचपन मेरा वहीं निकला। जब मैं पहली बार गया तो मैं गया साउथ,
बैंगलोर। अच्छा। तो वहाँ जाके यही था कि सारा का सारा जो आसपास का कल्चर था भाई, लैंग्वेज ही अलग है वहाँ जाके। तो मुझे पता है कि मुझे वहाँ कितनी प्रॉब्लम हुई थी, तब मैं फील कर पा रहा हूँ तुम्हें कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती होगी जब चेंज करते हो। और मैंने तो भाई सबसे पहले वही होता है हम जैसे लड़कों का कि यार कोई भी नई लैंग्वेज सीखो तो उसमें गाली कैसे दे। ये मेन फोकस रहता है। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, जो मैंने नेपाली फर्स्ट सीखी थी ना, हाँ वो गाली गाली से गाली सीखी थी। और दूसरा जो आपने बोला ना लैंग्वेज बैरियर, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है ना, उसकी लैंग्वेज हम थोड़े कंपैरेटिवली जल्दी सीख पाते हैं जो साउदर्न लैंग्वेज है। क्या पता ये हमारे केस में हो कि हम नॉर्थ में रह रहे हो इस वजह से। अब जो साउथ वाला बंदा है वो मेरे हिसाब से मराठी जल्दी सीख लेगा रेदर देन इसके पंजाबी के। हो सकता है ये, तो मुझे एक ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो नॉर्थ वाले हैं उनको साउथ वाले काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है लैंग्वेज सीखने में। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मराठी उतनी टफ है नहीं, ऑल्दो हिंदी का टच आता है, बट अगर मैं बैंगलोर जाऊँ, कर्नाटका जाऊँ, कन्नड़ बोलना, तेलुगु बोलना, तो वो टफ हो जाता है। जल्दी नहीं सीख पाएंगे जितने जो स्पैम में रहता था उनमें जैसे 2-2.5 साल, तो मेरे हिसाब से शायद नहीं सीख। जब मैं था बैंगलोर में तो जो मेरे दोस्त थे ना, कुछ दोस्त थे मलयाली दोस्त जो कि केरला के थे, कुछ थे तेलुगु दोस्त हैदराबाद के, कुछ तमिलियन थे। तो इनका क्या रहता है ना कि ये लोग अपनी आसपास की लैंग्वेज सारी सीख लेते हैं। मतलब कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जिनको 5-6 लैंग्वेजेस आती थी, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़ा, वो सारी लैंग्वेजेस बोलते थे। मगर अगर वो ऊपर साइड को आए, पंजाबी, हरियाणवी, ये नहीं समझ पाते थे बिल्कुल। ये हमारे केस में से हो यार। हाँ हमारे केस में मेरे को हिंदी आती है तो कहीं ना कहीं पंजाबी टच तो मार ही देंगे ऐसे किसी। राजस्थानी समझ नहीं लेंगे, तो इस तरीके से। हाँ ये रहता है। तो यार भाई मतलब पॉडकास्ट बहुत अलग टॉपिक का था, हम किसी अलग डायरेक्शन में चले गए, मगर अच्छा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं यार कॉलेज के बारे में। कॉलेज का सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा। ऑल्दो मैंने रिसर्च की थी इस पे कि काफ़ी बड़ा कैंपस है, 100 एकड़ का कैंपस है, और लखनऊ का बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो एक और थोड़ा सा अपनी डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बता दो, लैब्स कैसी हैं कॉलेज में, मतलब अगर जाएँ तो कैसी कैसी फैसिलिटीज़ मिलती, वो सारा इंफ्रा। जैसे आपने बता ही दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं पूरे बीबीडीयू यूनिवर्सिटी जो है इसकी बात करूँ तो काफ़ी बड़ा कॉलेज है। बट अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बीबीडी में बीबीडीयू, बीबीडी डेंटल जो है, बीबीडी ईसी, बीबीडी एनआईआईटी और बीबीडी एनआईटीएम है। तो मैं बीबीडी एनआईटीएम में था और वहाँ पे बीबीडी एनआईटीएम की 2 बिल्डिंगें थी, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। 7 फ्लोर से या 8 फ्लोर की बिल्डिंगें थी, और एक फ्लोर पे काफ़ी सारे क्लासेस भी थी। 2 बिल्डिंगें थी एनआईटीएम की जो मेन बिल्डिंग है उसमें एडमिशन ब्लॉक भी था। एडमिशन ब्लॉक के साथ साथ जो अपने डीन हो गए, इन सब के ऑफिस वगैरह मेन ब्लॉक में ही थे। तो एनआईटीएम की जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलती है ना, वो मेन ब्लॉक में चलती है, और वहीं पे हमारे सारे लैब्स है। लैब्स फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं केमिस्ट्री लैब बात, कॉमन लैब्स जो होते हैं वो मेन उसमें थे, मेन बिल्डिंग में थे। फर्दर जब हम सेकेंड ईयर में गए तो हम लोग को ट्रांसफर कर दिया दूसरी बिल्डिंग में, जो एनआईटीएम की सेकंड बिल्डिंग थी। तो एनआईटीएम की जितनी क्लासेस चलती थी सेकंड ईयर से वो वहाँ चलती थी। फर्स्ट ईयर में सारी कॉमन फर्स्ट बिल्डिंग में चलती थी, मेन बिल्डिंग जिसको मेन ब्लॉक बोलते हैं, एडमिशन ब्लॉक था। और उसके बाद जो दूसरी क्लासेस थी वो पीछे वाली बिल्डिंग जस्ट उसके अपोजिट में है पीछे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो लैब्स थी, जैसे फाउंड्री लैब होगी, फिल्म की लैब होगी, मशीनिंग लैब होगी। तो लैब में जो अगर मैं बोलूँ लैब काफ़ी ज़्यादा हाईफाई तो नहीं थी, बट हाँ इतना था कि हम वहाँ पे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सीख सकते थे। जो हमारे लैब असिस्टेंट थे काफ़ी हेल्पफुल कह लो, या वो हेल्पफुल इसमें भी बोलूँगा क्योंकि वो ऐसे बोलते थे नहीं तुम करो, अच्छा तो तुम करो। तो कहीं ना कहीं ये उस समय तो ऐसा लगता था कि भाई कितना रूड हो रहा है बंदा और बोल रहा है कि तुम ही करो आते ही। तो लेकिन उसका एडवांटेज अब पता चलता है, बाद में पता चलता। हाँ, कि हमने खुद करा है तो हमने जल्दी सीखा है रेदर देन जिनको हम बोल के सिखाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि नहीं भाई वो लैब जो भी इंचार्ज थे या असिस्टेंट वहाँ पे जो भी थे टेक केयर करते थे लैब के, काफ़ी अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट्स है। तो लैब इस तरीके थी। फिर कंप्यूटर की लैब थी, काफ़ी कंप्यूटर वाली काफ़ी अच्छी लैब थी, काफ़ी एडवांस थी वहाँ पे। और जो क्लासेस थी, क्लासेस में भी क्राउड काफ़ी ज़्यादा था। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ ना, यूपी का जो पूर्वांचल वाला एरिया है वो ऑलमोस्ट उधर ही रहता होगा, सारा वहीं आता है। तो उनको मैकेनिकल की कम से कम 4-5 क्लासेस, एक जैसे सेकेंड ईयर की हैं तो उनके 5-6-7 क्लासेस इतनी भी चलती थी। और
एक टाइम पे तो 2 शिफ्ट भी चलनी, बट नहीं वो ज़्यादा नहीं था, मेरे आने से पहले चल रही थी, मैंने सुना था। पर जब मैं गया था तब ऐसा कुछ नहीं। तो ये था जो भी था इंफ्रास्ट्रक्चर वो। अच्छा, अब बात करते हैं यार फैकल्टी के बारे में कि टीचर्स कैसे थे कॉलेज के अंदर, और कोई ऐसा टीचर जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे कॉलेज लाइफ में बहुत सपोर्ट किया, मतलब जिसको तुम आज भी याद करते हो, कोई कोई टीचर्स होते हैं ऐसा। इससे पहले मैं एक और पॉइंट बोलूँगा जो अभी तुमने बात की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉलेज पे कि हमें जब कॉलेज टाइम पे होते हैं हमें फील आता है यार ये बंदा तो बहुत, भाई बहुत बेकार बंदा है, बट इन फ्यूचर जब हम 4-5 साल हो जाते हैं हमें कॉलेज को, तो उसके बाद हमें पता चलता है यार नहीं, जो ये कर रहा था उस टाइम पे ये सही कर रहा था। ये चीज़ें हमें बाद में समझ आती है, तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है एक्चुअल में, कौन तुम्हें एक्चुअल में सिखाना चाह रहा है कॉलेज में जाके, है ना। क्योंकि कोई कोई टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि ठीक है भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कंप्लीट करने चलना है। दूसरा ये होगा वो तुम्हें बोलेगा भाई तुम करो, उस टाइम तो तुम्हें थोड़ा सा फील आएगा बड़ा रूड टीचर है, बट फ्यूचर में पता चलता है। चलो अब बात करते हैं यार फैकल्टी के बारे में। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ, फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। अगर मैं मैकेनिकल पर्टिकुलर, जैसे मैंने मैकेनिकल ही देखा है, फर्स्ट ईयर में था तो काफ़ी सारे फैकल्टीज मिले थे, बट मैं कोर की बात करता हूँ, जैसे अब मैकेनिकल ही था लास्ट 3 ईयर, तो वहाँ फैकल्टी एक भास्कर साहब थे मेरे, भास्कर पांडे साहब, काफ़ी बढ़िया ही, मतलब इतने नॉलेजेबल बंदे हमें लगते थे, क्योंकि वो ऑलवेज ही मीन्स स्पीक्स ऑन प्रैक्टिकलिटी। अच्छा, मीन्स उनको बस प्रैक्टिकल थिंग्स ही करनी है। सपोज अगर उन्होंने कोई होमवर्क भी दिया ना, अगर आपने उनको प्रैक्टिकली इम्प्रेस कर दिया है, बता दिया कि सर इस वजह से ये नहीं हुआ, तो ये ऐसा नहीं था कि भाई बहाने मार रहे हो। वो बंदा अगले दिन ये नहीं बोलता था कि तुम बहाने मार रहे हो, और जस्ट सेटिस्फाई हो, इस तरीके का दिन। प्लस वो हमें मटेरियल साइंस पढ़ाते थे, वो उस समय सेकंड ईयर के थे, फिर वो चले गए, उनका कहीं और अच्छा हो गया था, तो उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड तो थे ही, इसके साथ यहाँ से भी पता चलता है। तो वो काफ़ी सही थे, और रेस्ट उसके थर्मो की मैम थी हमारी, थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड थर्मो पढ़ाया उन्होंने, और जो नॉर्मल थर्मो थी बेसिक थर्मो भी पढ़ाया। सोम हो गए, सोम के टीचर हमारे काफ़ी अच्छे थे। सोम में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार और थोड़ा कर सकते थे सेकेंड भी। अच्छा, तो ये नो डाउट अब बहुत बेटर हुआ था। वो ऐसा था वो कि अब मैं, जैसे आपको मैंने बताया, डिफरेंट क्लासेस थे, डिफरेंट सेक्शन थे। अब मैं था ME 2-1 में, अच्छा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर का फर्स्ट क्लास में था। ME 2-2 होता है, इसलिए ME 2-3 होता है। तो उसमें ME 2-1 में जो सर थे, कहीं ना कहीं वो थोड़े से ऐसा लगता था कि भाई सोम और बेटर कर सकते हैं, लेकिन वही जो ME 2-2 में थे वो काफ़ी बढ़िया बनाते थे, वहाँ के बच्चे बताते थे कि भाई ये सही है, तो ऐसा नहीं था। और हाँ, जैसा ये है कि मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो जैसे मैं अगर ME 2-2 वाले टीचर के पास जाऊँ या फैकल्टी के पास जाऊँ, तो कभी वो ऐसा नहीं बोल सकता था कि भाई तुम्हें तो वो ME 2-1 वाला पढ़ाता था और तुम उसी से पूछो करके। अच्छा, ऐसा कभी नहीं बोल सकता था। और कभी हमें ये भी नहीं लगा था कि भाई जाऊँ ना जाऊँ। एक होता है ना कि एक तो पहले इनिशिएटिव भी करने में नहीं समझ आता कि मतलब ऐसा रहता है मैं कि पूछूं कैसे? हाँ, पूछूं कैसे, या फिर ऐसा रहता है कि भाई क्लास वो तो डिफरेंट ही है, हाँ, क्लास ही डिफरेंट है, तो हमारा तो उनका इंटरेक्शन ही नहीं है, तो हम पूछ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हमारे HOD साहब थे, अस्थाना साहब थे। अस्थाना साहब काफ़ी बढ़िया थे। जब वो फर्स्ट ईयर में आए थे ना, वो एक्चुअली जब फर्स्ट ईयर में हम सेकंड बिल्डिंग में जाने वाले होते ना, तो जो जिस भी डिपार्टमेंट का होता है उनका HOD आती है और वो पूछता है कि अभी जैसे फर्स्ट ईयर के टीचर्स का रिव्यू लेता है कि भाई फर्स्ट ईयर में कैसे परफॉर्मेंस थी बच्चों की, या फिर कौन है इसमें थोड़ा सा जो होता ही है। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम ही अपना ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, तो वहाँ पे ये पूछते ही है कि कौन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता है या ऐसे। HOD साहब आए, HOD जो आए थे हमारे, वो अस्थाना साहब थे। अस्थाना सर ने फिर पूछा था, तो उसमें भी काफ़ी मतलब मुझे खड़ा किया था। एक ऋचा टंडन मैम थी, तो उन्होंने ये बताया था, तो फिर उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही ये हमें वो दिया कि क्या बोलते हैं, जैसे आश्वासन कह सकते हो, दे दिया था वहीं पे कि तुम काम करते जाओ, नंबर्स की फिगर तो तुम छोड़ ही दो। अच्छा, बेसिकली अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारी टीचर से बहस होगी काम मतलब किसी चीज़ को सीखने को लेकर, और तुम्हें इन फ्यूचर ऐसा रहता है कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिकल तो टीचर के ऊपर डिपेंड है, सेशनल टीचर से सेशनल्स वगैरह टीचर से बना के रखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट डे ही ये बोल दिया था कि मेरे इधर ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई भी टीचर तुम्हें ऐसा लगे तुम कर रहे हो बट तुम्हें डिजर्विंग नहीं मिल रहा है, तो तुम डायरेक्ट मेरे को आ सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट मेरे पास। ये तो बहुत सही बात है।
फैकल्टी काफ़ी ही सपोर्टिव थे। जैसे मैंने बताया, नॉलेज भी अच्छी खासी थी, बताते भी थे। बट हाँ वही, अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज हुआ होगा। अब मुझे पास आउट हुए 2 साल हो गए, इस बीच काफ़ी सारे फैकल्टी भी चेंज हुए होंगे। मैं विजिट तो नहीं कर पाया कॉलेज में इसके बाद, तो काफ़ी सही था फैकल्टी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं यार फैकल्टी के बाद हॉस्टल। ऑल्दो आप हॉस्टल में रहे नहीं, मगर साथ वालों से तो सुना ही होगा हॉस्टल का माहौल, और तो उसके बारे में बता दो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ। हाँ, जैसे मैं सेकेंड ईयर में, मैं फर्स्ट ईयर में तो उतना हॉस्टल में नहीं जाता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरा ही ऐसा था कि भाई अभी तो बीटे स्कूलिंग करके आए हैं, तो ऐसे ही देखना था। जैसा मैंने बताया भी, मिनी न्यू थी, तो कोई भी मतलब बंक वंक भी नहीं करना फर्स्ट में, है ना। और स्कूल कॉलेज खत्म होते ही सीधा घर। अच्छा, तो बट सीधी शेयर बॉय, डे स्कॉलर, प्रॉपर डे स्कॉलर। तो उसके बाद जैसे गए सेकंड ईयर में गए, तो उन्हें थोड़ी बहुत हवा भी लगी। ज़रूरी है वो हवा। भी थोड़ा सेटलमेंट वगैरह हो गया, उनमें भी नेबर्स वगैरह डेवलप हो गए, तो उतना वो नहीं रहता था कि भाई जाना है करके ऐसे करके। तो वो सब सेटल हुआ। तो उसके बाद फिर मैं हॉस्टल्स जाने लग गया। तो हॉस्टल्स जो हैं वहाँ पे एक अखिलेश दास स्टेडियम है। अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा स्टेडियम है। वहाँ पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टीम है, उसने वहाँ पे प्रैक्टिस भी करी हुई है, और प्रैक्टिस सेशन मैच भी खेला हुआ है। काफ़ी अच्छा स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। तो वहाँ पे क्रिकेट मैच उन्होंने प्रैक्टिस सेशन खेला हुआ है। और रणजी मैचेस भी मुझे ऑल्दो याद नहीं है, होते हैं नहीं, पर लेकिन अच्छे टूर्नामेंट्स के मैचेस होते हैं उस क्रिकेट स्टेडियम में, अच्छा है, मेंटेन है। तो उसके जस्ट पीछे रहता था वो हमारा जो हॉस्टल था। बॉयज़ हॉस्टल थे और गर्ल्स हॉस्टल भी थे। बॉयज़ हॉस्टल जो थे वहाँ गया था मैं बेसिकली। तो वहाँ पे जब मैं अपने क्लासमेट्स के उधर जाता था, तो वही जैसे हर कॉलेजेस का रहता है कि हॉस्टल का खाना भाई पानी आ रहा है। मेरे हिसाब से बीवीडी का हॉस्टल का खाना ज़्यादा बेकार मुझे लगा। या तो मैं शायद कह दूँ कि मैं घर का खाता था उस समय भी, तो मुझे नहीं वैसे हॉस्टल का खाना बेकार ही होता है, कह लो। और बीवीडी का थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे, और थोड़े से वो कह सकते हो कि मैनेजमेंट वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं ना हॉस्टल का। और बाकी जो वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पूर्वांचल साइड के लोग रहते हैं, तो वो तो भाई साहब पता ही है कि मिर्जापुर देखिए आप लोगों ने रहते फैक्ट्री, तो उस तरफ का उनका नेचर है। तो उनको उतना इंटरेस्ट भी नहीं था जो हॉस्टल वाले भी थे, उनको बस दबंगई बदमाश वो चलती रहनी चाहिए। और एक ये चीज़ तो रहती है भाई हॉस्टल में रहने से कि जो टोरा रहता है वो तो रहता ही है, वो सीनियर्स के साथ, क्योंकि अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो ना तो यार तुम्हारे पास मतलब एक कहो तो तगड़ा बैकअप है। तुम्हारी जान पहचान इतनी है, तुम्हारी सीनियर से जान पहचान है, तुम्हारी पूरी बिल्डिंग जानती है तुम्हारा जिस भी उस पे हो। तो ये था हॉस्टल ठीक थे, डबल 3 सीटर्स भी थे, 2 सीटर भी थे, सिंगल रूम भी थे। ऑप्ट कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टाइम के लिए मत ही लो। जैसे मोस्ट जो मेरे थे साथ वाले भी, उन्होंने बस फर्स्ट ईयर रखा और उसके बाद 7 years। और अगर मैं रहने की बात करूँ वहाँ पे बगल में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है बाहर रहने का। अच्छा, बाहर रहना, वो आप कॉलेज अयोध्या रोड में है ना, फैजाबाद हाईवे रोड है, उसी से फैजाबाद से ही हम जाते हैं अयोध्या। वहाँ से 16 किलोमीटर बाराबंकी पड़ता है। बाराबंकी से ऑलमोस्ट कितना होगा, 50 किलोमीटर अयोध्या होगा, ऐसे ही है। तो काफ़ी सही था, ऑन रोड है, आप हाईवे के जस्ट हाईवे पे ही रह के ही कॉलेज है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हाईवे से उतर के किसी गली में जाना हो, मतलब लोकेलिटी अच्छी है, तुम रह सकते हो आसपास। सर एक्सपोजर की बात करूँ तो बाहर कॉलेज के जस्ट निकलते हाईवे के 2 जो लेन होगी, 2 रोड होगी, उस साइड हमारा काफ़ी बड़ा मॉल होगा। अगर आप सर्च करोगे लखनऊ में तो क्राउन मॉल, अच्छा, क्राउन काफ़ी बड़ा मॉल है क्राउन मॉल। वो जब मैं 3rd ईयर में था तब बन रहा था, और 4th ईयर तक वो कंप्लीट हो गया। तो हमने उसका इतना एक्सपोजर तो नहीं लिया उस मॉल का, बट हाँ अब जो जाओ बनते हुए हमने देखा है। हमने देखा है। तब तो राम मंदिर भी नहीं बना होगा ना उस टाइम। अच्छा, उस टाइम पे सिर्फ ईंट पड़ी होगी। हम जब बंक करते थे ना, हम जाते थे बाराबंकी, सफेदाबाद साइड एरिया है, तो वहाँ जाते थे, बस इतना ही जाते थे, इससे ज़्यादा तो नहीं था। पर हाँ मैं तो अपने व्हीकल से जाता था, अपनी बाइक से जाता था, तो निकल जाते थे, सही था। और बाहर रहने के लिए बहुत एक्सपोजर है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। और बाहर का खाना, जैसे मैंने बताया मेरे फ्रेंड्स बाहर रहने लग गए थे, तो मैं उनके पास जब रुकता था बंक वंक करके, तो मैं वहाँ का खाना भी खाता था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। लखनऊ का खाना तो यार, लखनऊ का खाना तो बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। हॉस्टल का भी छोड़ के अगर आप स्ट्रीट फूड के लिए जाओ तो बहुत अच्छा है। अगर मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि हॉस्टल आप
जैसे न्यू जा रहे हो तो फिर आप ऑप्ट कर लो हेल्थ, उसके बाद आप बाहर रह सकते। बहुत एक्सपोजर है, ऐसा नहीं है कि आपको रूम नहीं मिलेंगे या कह लो कॉस्टली मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट अच्छे मिलेंगे। अब हॉस्टल की बात तो हमने कर ली, फैकल्टी भी कर ली, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार जब तुम ना नए नए गए थे एज अ फ्रेशर, कॉलेज के अंदर गए थे 12th के बाद, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस टाइम पे? तुम्हें कैसा फील आया था उस कॉलेज में जाके? ये मैंने जब ना मैं 15 जुलाई 2018 को फर्स्ट क्लास थी मेरी, हाँ उस दिन मैं गया था और लखनऊ से गया था। मेरे घर से कॉलेज का डिस्टेंस था 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर था, मैं बाइक से जाता था। और उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो थोड़ा बहुत पानी भी जो रोडों पे था वो ड्रेस पे भी गिर गया था, मेरी न्यू न्यू ड्रेस पहन के गया था मैं वहाँ। अच्छा, वहाँ यूनिफॉर्म है, अच्छा यूनिफॉर्म है, बीबीडी NITM की अलग है, बीबीडी NIIT की अलग है, बीबीडी EC की अलग है। तो यहाँ से हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो है स्टूडेंट कौन से कॉलेज का है यहाँ पे। अच्छा क्योंकि गैदरिंग सबकी एक ही है, कॉमन ऑडिटोरियम है, कॉमन प्लेग्राउंड है, कॉमन कैफेटेरिया है, सब कुछ कॉमन है, बट ऐसे डिफ्रेंशिएट ड्रेस से हो जाते थे। अच्छा तो यो यूनिफॉर्म जो थी हमारी, तो मैंने सोचा भाई फर्स्ट डे इंप्रेशन तो सही होना चाहिए, ड्रेस जो है एटलीस्ट। गया तो थोड़ा बहुत कीचड़ लग गया था जब बाइक से जा रहा था पैंट साइड में, पर जब हम पहुंचा तो उसके बाद काफ़ी इंट्रो जो नॉर्मली बेसिकली चलता है कि इंट्रो हुआ, इंट्रो वगैरह होने के बाद फिर इंट्रो कैसा रहता था? इंट्रो भी बेसिकली ऐसी ही है जैसे क्लास में हम 40 स्टूडेंट थे, कोई भी फैकल्टी आएगी वो यही बोलेगी कि एक एक करके अपना नाम बताओ, अच्छा कहाँ से स्कूलिंग करी, बेसिकली उनका ये था नाम बताओ कहाँ से स्कूलिंग करी और क्या परसेंटेज। ये तीन मेरे वहाँ होता था डीप टेक्निकल इंटरव्यू। उसमें क्या होता था, कि तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो तुम्हें इंट्रोडक्शन ऐसे देना है कि सारे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में से आकाश, गैलेक्सी, पृथ्वी ग्रह के और मतलब पूरा डीप जाना, मतलब बाहर से लेके पृथ्वी ग्रह के, उत्तराखंड स्टेट के नैनीताल जिले से, इस क्षेत्र से मैं आया हूँ, मेरा नाम ही है, ऐसे होता था। मेरे को लग रहा है वहाँ से टीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे कि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो उन्होंने इसलिए जब इंट्रो बोला ना, इंट्रो तो उन्होंने पहले इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आपको बताना है आपका नेम, आपका जो आपने कहाँ से स्कूलिंग करी और आपकी परसेंटेज, और ज़्यादा हो तो अपना नेटिव टाउन, तो ये बता दो। तो अच्छा, ये टीचर्स लेते थे, हमसे लेते थे कॉलेज के सीनियर्स मजे लेने के लिए? टीचर्स, हाँ, हमारे उधर रैगिंग नहीं। अच्छा रैगिंग्स का जो वहाँ पे है कि टीम भी है, रैगिंग वगैरह नहीं थी वहाँ पे, बिल्कुल नहीं थी। तो टीचर्स ने जब इंट्रो में ऐसा पूछा, सीनियरिटी तो चलती होगी थोड़ी? सीनियरिटी, हाँ सीनियरिटी थी, सीनियरिटी थी वो मुझे जो लगता है ना यार, वो सीनियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर तुम कहीं भी जाओगे XYZ इंडस्ट्री में, इवन तुम और मैं ऐसे ऐसे जगह से स्कूलिंग हुई है, तो सारे चौक गए वहाँ पे कि ये वहाँ पे कोई भी नहीं था, मेरी क्लास में तो नहीं था आर्मी बैच से। तो मैंने उनको बताया कि अलग अलग जगह से स्कूलिंग हुई है, तो वो सारे चौक गए कि इतने जगह पे स्कूलिंग। फिर मैंने उनको बताया कि ये बैकग्राउंड था स्कूलिंग का, अलग अलग जगह से। तो वहाँ से भी कहीं ना एक थोड़ा सा डिफरेंट जो इमेज बनती है ना टीचर के वहाँ, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं डिफरेंट इमेज बनी। तो ये जो था ओवरऑल मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा ही इंटरेक्शन हो गया था और सही। तो यार अब हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में, कॉलेज की फीस और कॉलेज का प्लेसमेंट कि कैसा था, फीस क्या थी और प्लेसमेंट क्या था, एक रफ अमाउंट। हाँ, कॉलेज की फीस अगर मैं बात करूँ तो पर सेमेस्टर 60,000 थी, 60,000 पर सेमेस्टर की फीस थी उस टाइम पे, चाहे वो मैकेनिकल हो या CSE हो, सबकी सेम थी, इतनी ही थी। और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ और थी कि जो यूपी रेजिडेंसी से वहाँ के, उनको स्कॉलरशिप थी। अच्छा, और स्कॉलरशिप थी, स्टेट की स्कॉलरशिप रहती है, और SC ST वही जो अपने इधर कास्ट सिस्टम है उसमें SC ST को अप्रॉक्स 65,000 तक की स्कॉलरशिप थी। अच्छा, शायद 80 भी थी, मैंने सुना था एक फ्रेंड को। अच्छा 80%, 80,000 इवन सेमेस्टर से ज़्यादा उसकी स्कॉलरशिप थी। भाई हॉस्टल की फीस भी निकल जाएगी। फीस भी निकलती थी। और जो हमारे OBC और जनरल कैटेगरी थे उनकी 60,000 और जनरल वाली 60 और 50 ऐसे रहती थी उनकी स्कॉलरशिप। तो जो यूपी के थे वहाँ के, तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप तो उनको मतलब ये था कि, और सारे ऑप्ट करते थे। और स्कॉलरशिप में बेसिकली उनको ये दिखाना रहता था इकोनॉमिकली जो है वो थोड़े से वीक हैं, ऑल्दो सारे ही दिखा देते हैं, जैसे कि आपको इंडिया में पता ही है अपना, है ना, मम्मी का जो भी है अपना बिजनेस दिखा के, और फिर वो उस तरीके से स्कॉलरशिप सारे ने ही गेन करी।
तो ठीक है। ओवरऑल बीटेक जो 1,20,000 मान लो 1 साल का है ना। हाँ 1,20,000 एक साल। प्लेसमेंट और अगर उसकी बात करूँ तो प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ कोर मैकेनिकल की बात करूँ तो कोर मैकेनिकल में एवरेज ही प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट मैं बोलूँगा कोर मैकेनिकल की, नहीं है ऐसा। और लेकिन रेस्ट अगर मैं सीएससी की बात करूँ आईटी तो 100% प्लेसमेंट है। अच्छा 100% प्लेसमेंट है उसमें। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 8 LP अच्छा है एज अ फ्रेशर। सीएससी और आईटी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैकेनिकल की बात करूँ तो 80%, 80 भी नहीं बोलूँगा, अगर आप स्टडी सही करते हो, हाँ मतलब परफॉर्मेंस सही रहती है तो ना अच्छा खासा प्लेसमेंट भी हो जाता है। और जो उसका एलपीए एवरेज है वो 5 एलपीए तक जाता है। 5 LP मैं कोर की अगर कोर की बात करें, मेरी भी प्लेसमेंट कॉलेज प्लेसमेंट ही हुई थी। इवन मेरी होंडा में हुई थी और कंपनीज तो आती है काफ़ी अच्छी अच्छी आती हैं, तो सही है प्लेसमेंट अच्छा है, मतलब एवरेज है। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा लग ही जाएगा, अच्छा लग ही जाएगा इस तरीके से। अच्छा। हाँ तो अब यार हम बात करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये यार, एक एडवाइस जो अभी नए नए बच्चे जो जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, अगर वो इस कॉलेज में भी जाए, तुम्हारे कॉलेज में भी जाए या किसी और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज पे जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? हाँ ठीक है। मैं अगर मैं ये बताऊँ बीबीडी में जाना है आपको अगर इंजीनियरिंग के लिए, तो आप जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, तो उसमें आप बीबीडी एनआईटीएम और बीबीडी एनआईआईटी में, जैसे मैंने बताया था 4 कॉलेज चलते थे, उसमें आप एनआईटीएम और एनआईआईटी में ही प्रेफर करना अगर आप बीबीडी में जाओगे, रेदर देन बीबीडी यूनिवर्सिटी और बीबीडी ईसी। और डेंटल तो एक अलग कोर्स है ही, तो आप इसमें प्रेफर कर सकते हो। अच्छा कॉलेज है, अच्छे फैकल्टीज हैं, अच्छे प्रैक्टिकल लैब्स हैं और काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिल सकता है, आप वो प्रेफर कर सकते हो। रेस्ट अगर मैं बात करूँ कि लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ या यूपी साइड में बोल रहा हूँ, अगर इस कॉलेजेस में जाना है तो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो न्यू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं या एडमिशन लेंगे, तो अगर इतना तो काफ़ी कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जैसे मैंने बताया हॉस्टल वगैरह का, बट हाँ ये है कि आप अगर आपकी सीजीपीए या एसजीपीए जो भी आप मेंटेन करके रखते हो ना, तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो ही जाती है। बंदे ऐसे पूछते हैं यार इस कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है, तो उस कॉलेज की प्लेसमेंट वो आप पे ही डिपेंड करती है कि आप कैसे अपनी जो स्किल्स और उस पर काम करते हो, कैपेबल हो, स्किल्स होगी, आपकी स्टडीज होगी, कैसे मेंटेन करके चलते हो। फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि आप फर्स्ट ईयर से ही हो कि आपकी फर्स्ट ईयर में 7 CGPA आई, SGPA आई, उसके बाद आपकी 6.5 आई, तो कहीं ना कहीं डिग्रेड ही हो रही है। तो उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 12 लाख का पैकेज मिले, तो फिर कहीं ना कहीं ऑल्दो नो डाउट कि आप में स्किल्स हो ऑल्दो नो डाउट, बट कंपनी के भी नॉर्म्स होते हैं। अब जैसे होंडा ही आई थी जब हमारे, तो उसका 60% 70%, अच्छा 70 ये था कि मिनिमम आपको 70% चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए ही नहीं, तो फिर क्रैक कैसे हो, वहीं पर फिल्टर हो जाओगे तो क्या फायदा हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये मैं यही एडवाइस दूंगा कि, और इसमें एक एडवाइस और ये थी कि मेरा जैसे फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ था, जैसे कॉलेज की ग्राफ मतलब डाउन गया था तुम्हारा। लेकिन ये था कि जो फर्स्ट ईयर में था वो काफ़ी अप था, उसकी वजह से जो मैं एवरेज था वो अच्छा था। मेरी जो थी 8.4 SGPA थी, तो और मेरे फर्स्ट ईयर में ही 9.6 चली गई थी। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के बाद उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर में तो काफ़ी डाउन, नहीं बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। तो वहाँ से अगर फर्स्ट ईयर में ही कवर कर लोगे तो कर सकते हो, आप मस्ती भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मस्ती मत करो, मस्ती करो, पर वही है कि ये बैलेंस करके ही चलना है आप। मतलब एक टारगेट सेट कर लो यार, मेरे को इतना CGPA मेंटेन करना है, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, बाकी चीजें भी देखी जो आती हैं वो फिर इस यहीं पे फिल्टर हो जाओगे, तो फिर कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि प्लेसमेंट हो नहीं रही, फिर हम ये ब्लेम कर देंगे कॉलेज बेकार है, प्लेसमेंट नहीं। और तो आप उनसे भी, उसी स्टूडेंट से आप ये पूछोगे ना कि कौन कौन सी कंपनी आएगी, तो वो आपको बताएगा कंपनी अच्छी आई थी, तो वही है कि मैं नहीं हो पाया, फिर जब आप उसके बैकग्राउंड में जाओगे तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा, फिर पता चला। फिर वही होता है, ये बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज को ब्लेम करते हैं कि यार भाई इस कॉलेज में तो कुछ है ही नहीं, कॉलेज ये बेकार है। और तो कहीं ना कहीं पड़ता है, जैसे फर्क तो पड़ता ही है कि फैकल्टी ही उस लेवल का या उस स्किल का ना हो कि जो आपको उस लेवल की नॉलेज दे पाए, या प्रैक्टिकल लैब्स जैसे आपने स्टार्टिंग में ही मेरे से बताया था कि उस लेवल की नहीं हो, तो आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे कवर करी। यहाँ से बच्चों को भी पता चलेगा कि भाई लैब्स वगैरह कितना इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है वही। तो
इस तरीके से जैसे लैब्स वगैरह का एक्सपोजर, तो वो ना कहीं इम्पैक्ट तो करता है, बट वही है, स्टिल मैं फिर वही बोलूँगा 60-40 का रेशियो है। हाँ। अगर 60% कॉलेज है तो 40% आपको भी करना पड़े। थैंक यू सो मच यार मॉपकास्ट शो में आने के लिए। थैंक यू। मैं भाई लोग आपसे ये बोलूँगा, मॉपकास्ट चेक करो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस के हैं, और आपको ये भी यहाँ पे मिलेगा, काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस का एक्सपोजर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी देखा कि मुझे आर्मी ब्रेड का मैं था, तो आपको आर्मी का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर कहीं ना कहीं तो मिल ही गया होगा कि कैसी लाइफ रहती, क्या रहता है। और इसी तरीके से ये काफ़ी डिफरेंट बंदों से कांटेक्ट करते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल्स बंदों से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो आप वहाँ से भी आप इनकी चैनल पे चेक करोगे तो आपको मिलेगा। तो मैं तो बोलूँगा जरूर लाइक करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और काफ़ी देखो, अगर आपको जेन्युइनली कॉलेज के बारे में सर्च आउट करना है तो चेक कर सकते हैं मॉप का। कॉलेज के साथ साथ मैं अभी कुछ अपने इस चैनल पे वो भी डालने वाला हूँ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कुछ अच्छा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी स्टडीज़ पर्पस के लिए, या फिर जो फ्यूचर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हो उसके लिए भी, तो काफ़ी सही है, जा सकते हो आप। चलो वंस अगेन थैंक यू यार। थैंक यू।